कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। तो जब हमारे टीचर जो थे उस समय सवर्ण समाज के ही थे, राजपूत बिरादरी के, तो उन्होंने चमार के लड़कों को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हुए ये कहते थे, मर्राह कौन उठाएगा, डांगर कौन फेंकेगा और जूता चप्पल पालिश कौन करेगा, आए हो डीएम कलेक्टर जज बनने। यानी गाली देते हुए साची कहे सो झूठी होवे, झूठी कहे सो साची हो। हर दूसरे दिन एक कॉलेज और हर दिन एक IIT बन रहा है। बताइए वह यूनिवर्सिटी बनी कहां, वह IIT बना कहां? यह इस तरह का झूठ बोल करके ताली बजवाना। हम तो लेके जाते हैं ना वो अपनी स्पेशल जो ट्रेन बनवाए ना 8,500 करोड़ वाली 2 ठो, उसी में लेकर के यहां से नारा लगाने वाले और ताली बजाने वाले लेकर के जाते हैं। लालू प्रसाद की तरह, शरद यादव जी की तरह, रामविलास पासवान की तरह वहां पर लड़ेगा कौन? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10। मेरे साथ खास मेहमान है, आप सब जानते हैं, बहुजन योद्धा, बहुजन समाज के समाज जागरूकता अभियान में इन्होंने अपनी जिंदगी खपाई है। लोटन निषाद जी है मेरे साथ। कुछ राजनीतिक सामाजिक बातें करेंगे, कैसे शुरुआत हुई, कहां से सफर शुरू किया, और बहुजन समाज में ऐसे सामाजिक आंदोलन कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो जमीन पर पक कर और समाज में बदलाव करे। आज के समय में जब SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, ऐसे समय में क्या आपके जो नेता हैं, आपके जो MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, क्या वो बहुजन आंदोलन को समझते हैं? क्या वो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हैं? इन पर भी समझने की कोशिश करेंगे। लोटन जी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या लगता है आपको कि पहले तो आप थोड़ा अपना शुरुआत बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की और सामाजिक आंदोलन में कब जुड़े? देखिए 1988 में मैं इंटर पास करने के बाद काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने के लिए आया और जनता दल का गठन हम लोगों के सामने नरेंद्र देव जन्मशती समारोह 9, 10, 11 अक्टूबर को, नवंबर को सारनाथ में आयोजित किया गया था, जहां तमाम जो है कि समाजवादी नेताओं का जमावड़ा हुआ था। उस समय हम लोग डॉक्टर उमाशंकर यादव, हम देश के चौथे और उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। मेरे गुरु के रूप में मैं मानता हूं कि जो कुछ भी मैं सीखा हूं, मेरी एक वैचारिकी जो मजबूत हुई है, तो डॉक्टर उमाशंकर यादव का विशेष योगदान है। उसी समय जनता दल की सरकार बनती है और हम लोगों की सामाजिक न्याय के महान क्रांतिकारी लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जी के प्रयासों से जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके 27% जो है कि कार्यपालिका में OBC को आरक्षण की अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब राष्ट्रीय मोर्चा बनाए थे BP सिंह जी, तो उस समय एक नारा बड़ा जोर पर चलता था, हम लोग तो ज्यादा बैकवर्ड का बेल्ट है, दलित का बेल्ट हमारा है, लेकिन छिटपुट ही सवर्णों का बेल्ट है, लेकिन वह बैकवर्डों को अपने इशारे पर नचाया करते थे। उस समय नारा बड़ा जोर शोर चला था कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। और मैंने इस नारे में तब्दीली देखा कि जब 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी हो गई, तो रातों रात जो है कि वह नारा जो है कि बदल गया था कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। और मैंने बनारस की गलियों में मैंने देखा, ये BP सिंह के लिए नारा था। हाँ जी, BP सिंह के लिए। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लिए जब उन्होंने 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की है, तो सवर्ण समाज के लोगों ने गाली देते हुए नारा की राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। और मैंने बनारस की गलियों, इंग्लिशिया लाइन हो, चाहे सिगरा हो, मैदागिन हो, तमाम जगहों जगतगंज में मैंने देखा कि सवर्ण समाज के बच्चे जो है स्केच से जो है कि पन्ने पर लिख करके कि लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, मंडल कमीशन मुर्दाबाद, BP सिंह मुर्दाबाद, रामविलास पासवान मुर्दाबाद। तो हमने वो तमाम जो है कि बसों को रोकना, ट्रेनों को जलाने का प्रयास करना, और जगह जगह वह जो है चक्का जाम करते थे। और मुझे मैं समझ रहा हूँ, वो एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जी। थोड़ा आराम से बात करें। आप उस समय कॉलेज में थे जी, ग्रेजुएशन हो गई थी आपकी? नहीं, 90 में तो मेरा BA सेकेंड ईयर था जब ये रिजर्वेशन लागू जी। तो उसके बाद देश भर में उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो आप कैसे, मतलब सोशल एक्टिविज्म में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? देखिए उस समय तो मैं BA कर रहा था और 91 में हमारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, 92 में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया। लेकिन एक सामाजिक सोच थी हमारे अंदर। प्राइमरी के पीरियड में मैंने देखा कि हमारा गांव यादव
और निषाद चमार का गांव था। तो जब हमारे टीचर जो थे उस समय सवर्ण समाज के ही थे, राजपूत बिरादरी के, तो उन्होंने चमार के लड़कों को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हुए ये कहते थे कि मर्रा कौन उठाएगा, डांगर कौन फेंकेगा और जूता चप्पल पालिश कौन करेगा, आए हो डीएम कलेक्टर जज बनने, यानी गाली देते हुए। वही बात हम लोगों को कि कछुआ सेवरी पकड़ोगे, मछली पकड़ोगे कि डीएम कलेक्टर जज बनने आए हो। और इतना समझिए कि हम लोगों को मार पड़ती थी, काला वाला बेत आता था उस समय, बड़ी मार पड़ती थी, और मुर्गा बनाकर पीठ पे ईंटा रख करके। और तमाम हमारे बहुजन वर्ग के लड़के, मल्लाह के लड़के, चमार के लड़के डर के मारे वह विद्यालय छोड़ करके भाग जाते थे। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष करके पढ़ाई किया और ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अंदर परिपक्वता आई और अपने अंदर वह टीस एक रही कि अगर हम नौकरी काज करेंगे तो एक कमरे तक सीमित हो जाएंगे, और फैमिली की परिभाषा जो है पत्नी और पति तक सीमित हो जाएगी, अपने बच्चों तक हो जाएगी। तो हम लोगों ने कुछ बहुजन वर्ग के जो हमारे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों, चाहे राम लखन चंदापुरी हों, पेरियार ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले और फूले हों, साहू जी महाराज की जीवन प्रसंगों को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि किसी न किसी को इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। सभी लोग अगर मान लिया पढ़ लिख करके अपने परिवार तक सीमित रह जाएंगे तो आखिर में जो हमारे समाज बहुजन वर्ग के लिए जो तमाम झंझावतों को झेले, तमाम दंशों को झेले, तो आखिर उस विचारधारा को जीवंतता कैसे मिलेगी। और हमने संकल्प लिया 1992 में कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटाराम निषाद का जन्म हुआ है, लेकिन निज स्वार्थ के लिए समाज के कंधे पर सवार होकर के मैं अपने स्वार्थ को साधने का काम नहीं करूंगा, मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं बता दूं, उसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि मैंने जब शुरुआत किया तो मैं अपनी जाति को जोड़ने का प्रयास किया, जगाने का प्रयास किया, क्योंकि इतना फिरका परस्ती थी हर वर्गों में। हमारा समाज मल्लाह, केवट बिन, धीवर, काहर, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, चाई, तीयर तमाम फिरकों में बटा हुआ था। तो मैंने पहले समाज के एकीकरण के लिए पहले तो अपने जिले से शुरू किया, प्रदेश में, और इसके बाद में 17-18 प्रदेशों में घूम करके, चाहे वो महाराष्ट्र का कोली भोई यागरी मच्छी मार हो, चाहे वो बंगाल का झालो मालो जलिया नाम शुद्ध पटनी केवट कैवर्ता हो, चाहे पंजाब का जो है कि कश्यप मल्लाह हो, झीवर झीमर हो, इनके बीच की दूरियों को कम करने के लिए मैंने प्रयास किया। लेकिन लगा कि ये जो हम एक लड़ाई ये बहुत छोटी लड़ रहे हैं, और बाद में यह महसूस हुआ कि हमें वर्गवाद की लड़ाई को, वर्गीय संचेतना को आगे बढ़ाने के लिए जाति संवेदना का परित्याग करके वर्गीय संवेदना से ओतप्रोत होकर के समाज का काम करना चाहिए। और तब से मैं राजनीतिक अवसर के भी आए, लेकिन हमें लगा कि शायद मैं राजनीतिक अवसर ले लूंगा तो जो सामाजिक परिवर्तन की एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कहीं हो सकता है कि हमारी भावना कुंद हो जाए, और उस विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए आज तक इस संघर्ष का जीवन जिया जा रहा है। और आप जैसे तमाम बहुजन पत्रकार हैं तो हम लोगों की वैचारिकी को एक मजबूती मिलती है, और आप जैसे लोग गांव गांव में आज चर्चा होती है। कभी मैंने शुरुआती दौर में देखा कि प्रोफेसर दिलीप मंडल जी का नाम आता था कि ये बहुजन की आवाज को उठाते हैं, कहां कहां हमारे अधिकारों का हनन होता है। लेकिन आज की डेट में मैं कई प्रदेशों में मैंने देखा तो शंभू कुमार सिंह का नाम जो है कि बड़े सम्मान से लिया जाता है कि यह ऐसा एक शख्स है कि कम से कम बहुजन वर्ग की आवाज को गांव गांव तक जो है कि पहुंचाने का काम करते हैं। तो ठीक है, हम लोग तो पत्रकार हैं, तो करना ही है जो सही है। आपका क्या अनुभव रहा? आप सपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, समाज कितना बदला है? देखिए, राजनीतिक दलों में रहने के बाद यह महसूस हुआ है कई अवसरों पर कि निजी स्वार्थ के लिए बात करना हो तो करो। अगर जहां वर्गीय बात करोगे, जाति को व्यापकता देते हुए बात करोगे, तो कई चीज साथ साथ चल रही है। यह लोगों को बर्दाश्त शायद नहीं होता था। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया हूं, और भारतीय जनता पार्टी में जब तड़ीपार की जिंदगी से अमित शाह जी जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए थे, तो हम लोगों ने हमारा एक प्रयास था। आप जब प्रभारी बन के आए हैं अमित शाह 2014, तो उससे पहले मैं बीजेपी में मैं जुड़ गया था। नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो 5 फरवरी 2012 को मैंने जो है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने शर्तों के आधार पर, जो हमारा जातिगत शर्त थी कि हमारे जैसे दिल्ली में मल्लाह को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है, पश्चिम बंगाल में झालो मालो मल्लाह केवट बिंद चाई तीयर को
लाभ मिलता है, उड़ीसा में डेवर धीवर कैवर्ता जलकेवट को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भी मल्ला केवट बिंदर चाई तियर को जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। और इन शर्तों के आधार पर, और हमारे जो परंपरागत जल आधारित पेशे थे, उन शर्तों के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और बड़ा। और जो आज ओबीसी मोर्चा है, जो भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में पहले सेल हुआ करता था, और 27 जून 2013 को मैंने ओबीसी मोर्चा बनाया। पहले नाम हमारे उत्तर प्रदेश तक उसका सामाजिक न्याय मोर्चा नाम था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसको ओबीसी मोर्चा का नाम दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूती दिया। और 2012 के विधानसभा चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी को 15% वोट शेयर था, वह जो है कि 2014 के चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश में 41% जो है कि वोट शेयर उसको मिला। और जो घटनाक्रम हुआ था, सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक हुई, अखिलेश जी के कार्यकाल में, जो 2012 से लेकर के 2017 तक की जो सरकार थी, एक प्रोपगंडा हमारे यहां बहुत जबरदस्त हुआ था। सच्चाई कुछ और थी, लेकिन झूठ को सच बना दिया गया था। और हमारे यहां कहावत गाजीपुर यूपी बिहार में कहा जाता है कि साची कहे सो झूठी होवे, झूठी कहे सो साची होवे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 के तहत उसका परिणाम घोषित हुआ 14 अगस्त 2013 को। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी, और 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा कर दिया गया। आज तक पर पुणे प्रोसिजन वाजपेयी ने एक प्रोग्राम दस्तक नाम से 1 घंटे का चलाए थे कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, और उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों को बुला बुला करके नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि सच्चाई थी कि 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। और इसमें किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी की सरकार दोषी थी। अब जब भाई हमारी सरकार थी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है डॉक्टर अनिल यादव जी थे। तो हम आएंगे, हमारा सवाल यह था कि बीजेपी के साथ अमित शाह से आप कितनी बार मिले? देखिए, अमित शाह से तो जब वो अहमदाबाद से चलते थे, दिल्ली से चलते थे, तो लौटन राम निषाद का फोन चला जाता था कि लौटन जी, मैं फला तारीख को जो है कि लखनऊ आ रहा हूं, और मैं आपसे कुछ मुद्दों पर और क्षेत्रीय आधार पर कुछ मैं बात करना चाहूंगा। तो हमें फोन पहले आ जाता था, और वो बुलाकर मुझसे डिस्कस करते थे, और कहां पर किस जाति को लड़ाना उचित रहेगा, कहां पर किस जाति को लड़ाना ठीक रहेगा। और मैं बता दूं, कल्याण सिंह के पीरियड में 11-12 टिकट से अधिक ओबीसी को कभी मिला नहीं, जबकि सबसे बड़े ओबीसी के नेता माने जाते थे, कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन हमने 27 जून 2013 की बात है कि राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और प्रदेश प्रभारी जो है अमित शाह जी थे। कोई देखे कि वहां पर सारे अनुषंगिक संगठन, 64 भाजपा में अनुषंगिक संगठन उस समय थे, परिकल्प थे। इस समय तो 104, 106 हो गए हैं। देखा कि कोई पिछड़े वर्ग का नेता नहीं बोल रहा है, तमाम हमारे साथी नेता थे तो हमारी तरफ मुंह ताक रहे थे कि आखिर में राजनाथ सिंह के सामने, अमित शाह के सामने पिछड़ों की बात कौन रखेगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश प्रभारी जी, क्या पिछड़ों की तरफ से, वंचितों की तरफ से मैं भी कुछ बात अपनी रख सकता हूं क्या? राजनाथ सिंह जी ने कहा कि लौटर राम अपनी बात नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बात रखा कि जब वो सामाजिक न्याय समिति 2001 के आधार पर हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी 54.5% है, तो लोकसभा की सीटें 80 है, उस रेशियो में 43 सीटें हमें मिलनी चाहिए। यह सामाजिक न्याय की मीमांसा है। अगर 43 सीटें नहीं मिलती हैं तो हमारा 25 सीट कम से कम मिलना चाहिए। और समझिए कि लड़ाई का, हमारी मुखरता का यह परिणाम रहा कि 25 टिकट उस समय मिला भी था, 23 सांसद ओबीसी के जीत करके आए। लेकिन एक घटनाक्रम हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बीच में 6 चरण में चुनाव था संभवतः उस समय, राजनाथ सिंह जी का वोट डलवाने के बाद मैं राजनाथ सिंह जी के यहां गया अपनी वेदना और संवेदना लेकर के कि तमाम जिलों से जो लोकसभा के प्रत्याशी थे वो पत्र लिख करके हमारी डिमांड करते थे कि लौटर राम निषाद जी को यहाँ भेजा जाना चाहिए, उनकी बहुत मांग है। और निषाद समाज का जो है कि बहुत अच्छी संख्या में निर्णायक वोट है। लेकिन हमारे जो है कि आने जाने की कोई व्यवस्था जो है पार्टी की तरफ से नहीं हो पाती थी। दुर्भाग्य रहा कि उसमें सुनील बंसल जो है, जब तक राकेश जैन जी थे वो बहुत अच्छे थे, बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन सुनील बंसल आए तो मुझे जो है काटना शुरू किए, दरकिनार करना शुरू किए। मैं राजनाथ सिंह जी के यहाँ गुहार लगाया तो उन्होंने, अब वो शब्द कहना ठीक नहीं रहेगा, एक बात आई कि लौटर राम माफ करना, मैं तो आपके घर का हूं, हमारी नहीं चल रही है।
हमने कहा जब बाबूजी आपकी नहीं चल रही है तो मेरा यहां काम करना ठीक नहीं है। लेकिन असली जो मकसद क्या था कि जब उसी एक दिन पहले ही घोषणा पत्र बीच चुनाव में आया था, 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया था, घोषणा पत्र बीजेपी का लेट से आया और 2 मई को मैं वहां से डाइवर्ट हुआ, 27 या 28 अप्रैल को मिला। मैंने देखा कि हमारा एजेंडा जो था वो तो खत्म है। हम लोगों की ये मांग थी कि भाई हमारा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। जब संविधान की अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत समानुपातिक भागीदारी का नियम है, तो जब SC ST को जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका और विधायिका में आरक्षण है तो भाई ठीक है, विधायिका की बात बाद में है, कम से कम कार्यपालिका में हमारा 54% आबादी अगर उत्तर प्रदेश में है और मंडल कमीशन के तहत 1931 की जनगणना के आधार पर अगर देश में 52.10% आबादी है तो हमें भी समानुपातिक आरक्षण कोटा जो है कार्यपालिका में मिलना चाहिए। हम लोग और हमारा जो बैकलॉग अभी तक अपूर्ण है, हमारा बैकलॉग की भर्ती का जो है कि संकल्प भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। तो ये पहले कहा गया कि ठीक है, आपकी बातें जो है घोषणा पत्र में रखी जाएगी और मुरली मनोहर जोशी जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से बात करके रखवाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब घोषणा पत्र आया तो ये एजेंडे तो बाहर बहुत ही भयंकर एक एजेंडा आया गया कि सरकार बनने पर हम ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करेंगे। मैंने अपनी पार्टी छोड़ जी, मैंने कहा कि आरक्षण तो हमें भाई दलितों को 1935 में मिल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है कि नौकरी और शिक्षा में मिल गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के आधार पर उनको जो है विधायिका में कह लीजिए कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मिल गया। हम लोगों को तो बहुत देरी से मिला। 16 नवंबर 1992 को जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मामला, और 10 सितंबर 1993 को नरसिम्हा राव की सरकार के समय में सीताराम केसरी जी बहुत ही पिछड़े वर्ग के अच्छे नेता थे। हम लोगों की दृष्टि से जो हम लोगों ने देखा कि पिछड़ों का दर्द उनके दिल में रहता था। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आप बीजेपी में चले। जी, तो हमारी बीजेपी छोड़ के आप फिर समाजवादी हार्ट टाक मेरा अमित शाह से हो गया कि भाई जब हमें 27% भी हमारा कोटा नहीं पूरा हो पाया, 8.6% हमारा प्रतिनिधित्व केवल हो पाया, तो आखिर ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा किस बात की होगी? क्या कहा अमित शाह? तो अमित शाह ने कहा कि लोटरराम आप किस तरह की बात करते हैं? 25 टिकट आपने मांगा, मैं दिया कि नहीं दिया? हमने कहा आपने दिया, वो MP MLA बन जाएगा, वो व्यक्तिगत उनका मामला है। लेकिन जिस वर्ग की मैं लड़ाई लड़ता हूं, मैं पिछड़ों वंचितों के हक और सम्मान की भागीदारी की लड़ाई लड़ता हूं, तो आखिर पिछड़ों को सरकारी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो मेरी जवाबदेही जो है कि बाधित होगी। और मैं निज स्वार्थ के लिए मैं जो है कि इस तरह के अपने दिल पर पत्थर रख करके राजनीति नहीं कर पाऊंगा। और मैं जब इस तरह की आपकी बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर पाऊंगा। और 2 मई 2014 को जो है मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन अब वही है कि एक वैचारिकी के कारण जो है कि तमाम राजनीतिक झंझावतों का शिकार होते होते, लेकिन बाद में आया कि मैं जब, और एक सौभाग्य रहा, मैं बता दूं कि BP मंडल को हमारे 2019 तक उत्तर प्रदेश में कोई जानता नहीं था। मैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, नागवार लगेगा। मैं BP मंडल जी की जयंती के लिए महीनों दौड़ते रहा, सारे महापुरुषों की जीवनी बना करके, पेरियार ललित सिंह यादव का, रामलखन चंदापुरी का, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, रामचरण निषाद हो। तो एक दिन घटनाक्रम हुआ, मैं नाराज हो गया। अखिलेश जी थे, मैंने कहा कि जब मेरे महापुरुषों का सम्मान नहीं है, समाजवादी पार्टी जो पिछड़ों वंचितों अकलिया समाज किसान मजदूरों की पार्टी है, वहां हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं है, प्रतीकों की राजनीति नहीं होगी, उनकी पुण्यतिथि और जयंती नहीं मनाई जाएगी, तो मैं जा रहा हूं, मैं आज के बाद मैं समाजवादी पार्टी के कैंपस में कदम नहीं रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति को कहे, उन्होंने दूसरे नंबर के थे, उन्होंने कहा कि देख लीजिए भाई लोटरराम निषाद को नाराज मत करिए, क्या मामला है? तो हमसे पूछा गया कि BP मंडल निषाद थे क्या, क्यों इतना परेशान हो? हमने कहा महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। रामलखन चंदापुरी और छत्रपति साहू जी महाराज रामस्वरूप वर्मा को अगर हम कुर्मी तक सीमित कर देंगे तो हम सामाजिक न्याय की। कभी BSP में नहीं है? BSP में कभी नहीं, कभी हमको वहां गवारा ही नहीं हुआ है। मैंने कहा कि हम महापुरुषों को एक जाति के खाने में नहीं बांध सकते। महापुरुष किसी जाति किस पार्टी में? मैं इन प्रेजेंट जो है कि कांग्रेस में हूं। तो सामाजिक आंदोलन ही आपका मुख्य ध्येय रहा? बिल्कुल, एकदम बाई हर्ट रहा। और इसी को आगे बढ़ाएं जी। हमें MP MLA
बन करके अपनी जुबान पर ताला लगाना, अपने जमीर को बेच करके अपनी विचारधारा की हत्या करना मेरे चरित्र और चिंतन में नहीं है। अब क्या लग रहा है, अब स्थितियां बदली हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनफैक्ट वो बहुजन आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है। मैं 2010 की मैं बात बताता हूं। कांग्रेस के कैबिनेट में तीसरे नंबर के कैबिनेट मंत्री थे, तीसरा पद होता है जो, मैं नाम नहीं लूंगा। हमको बुलवाए एआईसीसी में, कहें लोटराम जी, आप जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के बैनर तले आप कास्ट सेंसस की मांग करिए। 2011 में कास्ट सेंसस होना है, आप कास्ट सेंसस का मुद्दा लेकर के करिए। उसमें आंदोलन मेरा बहुत ज्यादा चलता था। मैं जंतर मंतर पर हर साल में जो है कि 10-5 हजार लोगों को जुटा लेता था। मैं 6 दिन अन्ना हजारे से पहले 6 दिन हमारा अनशन पर भी बैठा था। तो हमने कहा कि सर, आप कैबिनेट समूह की बैठक में क्यों नहीं ये बात रखते कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जब SC/ST का कास्ट सेंसस होता है। मैं नाम नहीं रखूँ, हो सकता है कि नागवार लगे, अभी वो है अपने ही है, नहीं तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी में हमारे ओबीसी के राहुल गांधी भी बोल रहे हैं जाति जनगणना। सुने, तो हमने कहा कि आप कैबिनेट समूह में क्यों बात नहीं रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, लोटराम, भाजपा और कांग्रेस में ओबीसी को राजनीति करना जानते हैं बेनी प्रसाद वर्मा होंगे, कितना कठिन हो। बेनी प्रसाद वर्मा उसमें कांग्रेस में अच्छा यूपीए 1 में थे, यूपीए 2 में नहीं थे। हमने कहा कि आप कर, तो उन्होंने कहा कि दिल पर पत्थर रख के हम लोगों को राजनीति करना पड़ता है। लेकिन मैं उस इशू को उनके कहने के अनुसार मैंने कहा ठीक है। मैं एक आंदोलन का रूप दिया यूपी में, जगह जगह विधानसभा पर, जिलों मुख्यालय पर, कमिश्नरी पर जो है। और यह है कि अब तो तमाम लोग आ गए, वो बामन मेश्राम भी उस आवाज को उठाना शुरू किए, और तमाम जो बहुजन पत्रकार हैं वो भी इस आवाज को उठा रहे हैं। और देखिए 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसमें शरद यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय नेताजी का की अहम भूमिका रही कि कांग्रेस बाध्य हुई कि सोशियो इको कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है, स्वघोषित ओबीसी जो अपने को गरीब मां का बेटा बताते थे, ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करते थे, बिल्कुल एकदम झूठ। आज की डेट में यह कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नीलबर्न सिंगाल हैं, इंटरनेशनल लॉयर हैं। अभी अमेरिका में मैंने बयान उनका सुनकर हतप्रभ रह गया कि हर हफ्ते हमारे भारत में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। हर साल नहीं, हर सप्ताह, हर साल में एक आई हाँ जी, हर साल में एक IIT और IIM बन रहा है। हर तीसरे दिन जो है कि एक अटल डिस्टिलरिंग लैब बन रहा है। हर दूसरे दिन एक कॉलेज और हर दिन एक IIT बन रहा है। बताइए वो यूनिवर्सिटी बनी कहां, वो IIT बना कहां। यह इस तरह का झूठ बोल करके ताली बजवाना। हम तो लेके जाते हैं ना वो अपनी स्पेशल जो ट्रेन बनवाए ना 8,500 करोड़ वाली 2 ठो, उसी में लेकर के यहां से नारा लगाने वाले और ताली बजाने वाले लेकर के जाते हैं। अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अब तो कांग्रेस पार्टी जो हम लोगों का एजेंडा था, और राहुल गांधी जी ने जब कभी देवराज अरस जी 80 के दशक में अहिंदा फार्मूला चलाए थे। अहिंदा का मतलब होता है अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित। आज वही उत्तर प्रदेश में PDA का चल दिया। अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और राहुल गांधी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि उनकी विचारधारा इसी तरह से और मजबूती से आगे बढ़नी चाहिए। आज तक चुनाव लड़ा है कि नहीं? मैं लड़ा था, लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे जगह में आगे चुनाव लड़ेंगे, अगर अवसर मिला तो लड़ा जाएगा। क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि आप जैसे लोगों को सदन का सदस्य भी होना चाहिए, ताकि वहां पर जो है कि लालू प्रसाद की तरह, शरद यादव जी की तरह, रामविलास पासवान की तरह वहां पर लड़ेगा कौन। तो ये लोटराम निषाद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन आंदोलन को दिया है, और हम लोग की कोशिश होती है कि वो तबका जो शोषित वंचित वर्ग से आता है उसको टीवी अखबार ने कभी चैनल पर जगह नहीं दी, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। इस कड़ी में हमारे साथ आज लोटराम निषाद थे, अगली कड़ी में कोई और होंगे। आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बहुजन आंदोलनकारी जो राजनीति में भले सफल ना हो, वो मंत्री न बना हो, MP न बना हो, MLA न बना हो, लेकिन उसने अपनी जीवन सड़कों पर खपाई हो, तो ऐसे नेताओं का आप नाम दीजिए, हम उनसे जरूर आपको रूबरू कराएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आप बहुजन आंदोलन से निकले हुए नेताओं को मौका नहीं देंगे तो वो समाज के जो दुख दर्द को, तकलीफ के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया लुटन जी हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।